जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में एक बार फिर से। जैसे कि हम लोग पढ़ रहे थे मानव विकास, अध्याय नंबर हमारा 3 जो चल रहा था, चैप्टर नंबर हमारा जो 3 चल रहा था, मानव विकास नाम से जो था, जो कि आपकी मानव भूगोल के मूल सिद्धांत पुस्तक से है, जियोग्राफी की, जिसके हम लोग जो है 2 चैप्टर 2 वीडियो सेशन कंप्लीट कर चुके हैं। जिसके अंदर हमने ये देख लिया था कि मानव विकास है क्या, मानव विकास की जरूरत, इस शब्द की जरूरत भूगोलवेताओं को क्यों पड़ी, या इसके साथ में हमने ये भी देख लिया था कि वृद्धि और विकास है क्या, उनमें अंतर क्या है, या इसके साथ में हमने ये भी देख लिया था कि एक सार्थक जीवन क्या होता है। इसके बाद में हमने ये देख लिया था कि मानव विकास को प्रभावित करने वाले प्रमुख बिंदु कौन कौन से थे, और महबूब उल हक और उसके साथ में अमर्त्य सेन के बारे में भी हम पढ़ चुके थे कि कौन जनक था और कौन सहयोगी था। यहाँ तक अपनी बात कंप्लीट हो चुकी थी फ्रेंड्स। आगे देखते हैं कि मानव विकास की कुछ अपने को स्तंभ बताए गए हैं कि मानव विकास जैसे एक हम लोग घर बनाते हैं, एक बिल्डिंग बनाते हैं, तो वो बिल्डिंग क्या होती है, स्तंभ पर टिकी होती है। जो स्तंभ होते हैं, जो पिलर्स होते हैं, उन पर टिकी होती है। उसी प्रकार जो मानव का विकास है वो भी 4 स्तंभों पर टिका हुआ माना जाता है। जिस प्रकार एक बिल्डिंग जो होती है वो 4 स्तंभों पर या फिर बहुत सारे स्तंभों पर, पिलर्स पर टिकी होती है, उसी प्रकार जो मानव का विकास है वो भी 4 पिलर्स पर टिका हुआ है, 4 स्तंभों पर टिका हुआ है। उन स्तंभों के बारे में आज अपने पढ़ने वाले हैं, जो कि आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन जो है आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं कि मानव विकास के 4 स्तंभ बताए कौन कौन से हैं। जैसे ये एक टेबल बांध सकते हो और इसके 4 स्तंभ दिए गए अपने को, तो इन 4 स्तंभों की बात करते हैं। ये 4 स्तंभ है कौन कौन से। तो जैसे मान लेते हैं ये अपना मानव है, इसको अगर विकास करना है, इस मानव का अगर अपने को विकास करना है, इस बच्चे का, इस व्यक्ति का अगर अपने को विकास करना है, तो इसके विकास के लिए सबसे पहला जो स्तंभ माना गया है वो हमारा सबसे पहला स्तंभ जो है, सबसे पहला पिलर्स जो है वो किसको माना गया है, समता को। अब समता है क्या? समता का मतलब होता है समान अवसर मिलना। समता का मतलब क्या बताया गया है? समान अवसर मिलना। समता यानी कि समान अवसर मिले। अब समान अवसर मिले कैसे, तो उसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। जैसे आप पॉलिटिकल साइंस में भी पढ़ते होंगे कि आपको वहाँ पर बताया गया है कि एक व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता का अधिकार है। समता का मतलब समान अवसर मिले, और समान अवसर का मतलब उसे समानता का अधिकार है कि एक व्यक्ति अपना विकास कब कर सकता है, जब उसे समानता का अधिकार हो। हम लोग पढ़ते हैं हमारे अनुच्छेद के अंदर पॉलिटिकल साइंस में जो आपको 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं, उन मूल अधिकारों में या उन मौलिक अधिकारों में हमारा जो सबसे पहला अधिकार है वही है हमारा समानता का अधिकार। उस समानता के अधिकार के अंदर हम लोग ये देखते हैं कि एक व्यक्ति को कानून के समक्ष किसी भी जाति, किसी भी धर्म, लिंग, वंश या किसी भी कोई भी रीजन से उसे कोई भी कार्य से या कोई भी उपलब्धि हासिल करने से वंचित नहीं किया जा सकता। मतलब क्या है कि उसे कानून के समक्ष समानता का अधिकार दिया गया है कि चाहे वो किसी भी धर्म का है, चाहे वो किसी भी जाति को मानने वाला है, किसी भी त्यौहार को बनाने वाला है, चाहे वो किसी भी वंश से है, चाहे वो ऊंचे वंश से है, चाहे नीचे वंश से है, चाहे वो गरीब है, चाहे वो अमीर है, किसी भी प्रकार से वो व्यक्ति, उसे कानून के समक्ष क्या दिया गया है, समानता का अधिकार दिया गया है। उन्हीं अधिकारों की यहाँ पर बात की जा रही है। उस अधिकारों में से एक अधिकार यूँ ही मान सकते हो कि वह एक अधिकार उठाकर यहाँ पर रख दिया, आपका पॉलिटिकल से उठाकर यहाँ पर जियोग्राफी में ऐड कर दिया कि समता, मतलब कि मानव का विकास कब होगा, जब उसे कानून के समक्ष समानता मिलेगी, जब उसे कानून के समक्ष समान अवसर मिलेंगे, जब उसके ऊपर किसी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं होगी उसकी जात पात को लेकर के, तब जाकर के वो व्यक्ति क्या कर पाएगा, अपना विकास कर पाएगा। किसी भी क्षेत्र में जाकर कार्य कर सकता है। यूँ नहीं है कि भी तू इस धर्म का है तो इस क्षेत्र में कार्य नहीं कर सकता। तो इस प्रकार का कोई भी किसी प्रकार का रोक टोक नहीं है, यानी कि उसे कानून के समक्ष समानता का अधिकार है, समान अवसर मिले, तब जाकर के क्या कर पाएगा एक मानव, जो अपने विकास अच्छे से कर पाएगा। दूसरा देखिए, दूसरा हमारा पिलर्स, जो 2nd नंबर हमारा पिलर्स है वो कौन सा है, दूसरा अपना स्तंभ किसको बताया गया है, सतत पोषणीयता। समझना, सतत पोषणीयता में सतत का अर्थ क्या होता है, निरंतर। सतत का अर्थ क्या होता है, निरंतर, और पोषणीयता का अर्थ होता है पोषण से। पोषणीयता का अर्थ होता है पोषण से मान लो या अवसर से मान लो, और सतत का अर्थ होता है निरंतर, कि एक व्यक्ति को जो है निरंतर अवसर मिले, निरंतर वो पोषित हो, निरंतर उसको पोषण मिले। कहने का मतलब क्या है कि उसे सतत पोषणीयता मिले। समझना कि यूँ नहीं है कि भाई हमारे लिए अगर कोई भी किसी प्रकार का अगर कोई भी मान लेते कोई भी कार्यक्रम लाया गया है या फिर कोई भी मान लेते पहल शुरू की गई है, तो ऐसे नहीं कि वो हमारे लिए ही है, ऐसे ना हो वो हम तक ही सीमित रह जाए। वो पहल जो शुरू की गई है मानव के विकास के लिए, वो पहल हमारे लिए ही नहीं, हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए भी निरंतर लगी रहनी चाहिए, निरंतर चालू रहनी चाहिए। यूँ ना हो कि उस पहल से
उस कार्य से हमारा तो विकास हो और निरंतर विकास ना हो। निरंतर यानी कि आगे आने वाली पीढ़ियां उस कार्य का या उस पहल का लाभ न उठा पाए। तो इस प्रकार से कि एक व्यक्ति का निरंतर विकास होगा तभी जाकर के उसे निरंतर अवसर मिलेंगे कोई कार्य करने को। यानी कि ऐसे नहीं कि एक व्यक्ति जो है या इस पीढ़ी को या इस जनरेशन को जो है इस प्रकार का अवसर मिल रहा है कार्य करने का और आगे आने वाले जनरेशन को न मिले। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं हमें समानता का अधिकार है, हमें समानता का अधिकार है, तभी तो हम मन में आता है उस मंदिर में जाकर के जा सकते हैं, मन में आता है वहाँ पर घूम सकते हैं और कुछ भी खा पी सकते हैं। हमें स्वतंत्रता है, हमें समानता है कानून के समक्ष। ये समानता और ये स्वतंत्रता है तभी हम सारे कार्य जो है बड़ी बड़ी मौज मस्ती से और खुश होकर आराम से कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको सतत पोषणीयता नहीं मिल रही, कहने का मतलब है आने वाली भावी पीढ़ियों के लिए वो अवसर नहीं मिल रहे। अब हमें ये छूट दी गई है सरकार की तरफ से, अब आने वाली जो जनरेशन होगी, आने वाली जो पीढ़ियाँ होंगी, 10 साल 15 साल बाद जो पीढ़ियाँ आएगी, जो यानी कि बच्चे होंगे जो हमारी एज के अंदर पहुँचेंगे, उन बच्चों के लिए वो अवसर भी रहने चाहिए, रेगुलर रहने चाहिए उन बच्चों के लिए भी, ताकि वो भी अपना विकास कर सके। समझे होंगे कि सतत पोषणीयता और समता है क्या। तो आपके 2 पिलर से तीसरे की बात करते हैं, उत्पादकता। उत्पादकता का मतलब है कि एक व्यक्ति जो है उसकी उत्पादकता में बढ़ोतरी होनी चाहिए, मतलब कि उसकी कार्य क्षमता में वृद्धि होनी चाहिए, कि उसके कार्य जो करने की क्षमता है उसमें वृद्धि होनी चाहिए, उसको कार्य करने के बहुत सारे संसाधन उपलब्ध करवाए जाने चाहिए। हमने पढ़ा था पिछले वीडियो सेशन में हमने देखा था कि एक व्यक्ति जो है, हमने देखे थे कि शिक्षा, स्वास्थ्य या इस प्रकार के संसाधनों तक व्यक्ति की पहुँच, हमने ये कुछ केंद्र बिंदु देखे थे पिछले वीडियो सेशन में। तो वो क्या है, वो व्यक्ति की क्या है, क्षमता है। एक व्यक्ति इतना काबिल होना चाहिए तब जाकर के उसका विकास हो जाएगा, जब उसके अंदर क्षमता होगी किसी कार्य को करने की, जब उसके अंदर क्षमता होगी शिक्षा को पाने की, जब उसके अंदर क्षमता होगी स्वास्थ्य अपना बढ़िया रखने की, स्वास्थ्य ठीक रखने की, जब उसके अंदर क्षमता होगी संसाधनों तक पहुँच की, तो तभी जाकर के क्या कर पाएगा वो व्यक्ति जो है अपनी उत्पादकता को सुधार पाएगा, अपनी कार्य क्षमता में वृद्धि कर पाएगा। और जब एक व्यक्ति अपनी कार्य क्षमता में वृद्धि कर पाएगा तब जाकर के उसके रुपये पैसे में, इनकम में भी वृद्धि होगी, और जब उसके रुपये पैसे इनकम में वृद्धि होगी, आय में वृद्धि होगी, तब जाकर के वो व्यक्ति क्या है, एक देश के विकास में योगदान दे सकता है। ये हमारा था स्तंभ नंबर 3। बात कर लेते हैं सशक्तिकरण स्तंभ की। तो आपका 4 नंबर जो पिलर दिया गया है, 4 नंबर जो स्तंभ बताया गया है वो है हमारा सशक्तिकरण। अब ये सशक्तिकरण है क्या, कि अवसरों को चुनने की शक्ति और उसके साथ साथ में क्या मिले, उसे स्वतंत्रता भी मिले। समझना दोबारा से, अवसरों को चुनने की शक्ति मिले और अवसरों को चुनने की स्वतंत्रता मिले। देखिए हमारे समाज के अंदर या हमारे देश, हमारे राज्य के अंदर कुछ कार्यक्रम चल रहे हैं, जैसे आपने नाम सुना होगा महिला सशक्तिकरण, यानी कि महिला को इतना काबिल बनाया जाए ताकि वो शिक्षा ग्रहण करके इस समाज में, इस देश में अपना विकास, इस देश के या इस राज्य का विकास के लिए अपना योगदान दे सके। इसके लिए कार्यक्रम चलाए जाते हैं, महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम या बहुत सारे कार्यक्रम, शिक्षा का कार्यक्रम है, इस प्रकार से। तो ये क्या है कि सशक्तिकरण का मतलब ये क्या है कि व्यक्ति जो है या कोई भी पुरुष जो है वो सशक्त हो जाना चाहिए उसको उस कार्य के लिए, यानी अवसरों को चुनने की उसे शक्ति मिले। वो सशक्त कब होगा, वो बलवान कब बनेगा, एक व्यक्ति वो मजबूत कब बनेगा, जब उसे अवसरों को चुनने की शक्ति मिले। भी हाँ तेरे पास में छूट है। हमने पिछले वीडियो सेशन में देखा था, हमारे जो प्रोफेसर अमर्त्य सेन जो थे वो बात कर रहे थे स्वतंत्रता की, और जो महबूब उल हक थे वो बात कर रहे थे विकल्पों में वृद्धि की। तो उन विकल्पों की बात हो रही है, उन अवसरों की बात हो रही है कि एक व्यक्ति को जो है अपने अवसर चुनने की शक्ति मिलनी चाहिए और उसे जो है स्वतंत्रता भी मिलनी चाहिए। जब उसे शक्ति मिलेगी और शक्ति के साथ साथ में स्वतंत्रता भी मिलेगी, भी हाँ तेरे पास में सारे अवसर हैं तो इनको चुन सकता है, तेरे पास में पावर है, तेरे को पावर दी गई है और उसके साथ साथ में उसे स्वतंत्रता भी दी गई। अब महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम है, इसके अंदर महिला को ये पावर दी जाती है कि भी अब एक महिला जो है वो भी शिक्षित हो सकती है, वो भी शिक्षा ग्रहण कर सकती है, उसे शक्ति दी गई है और साथ साथ में उसको स्वतंत्रता दी गई है कि आप जो है महिलाओं को ये स्वतंत्रता दी गई है कि आप जो पुरुषों के समान कोई भी विद्यालय, कोई भी कॉलेज, कोई भी यूनिवर्सिटी के अंदर जाकर के शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, आपको स्वतंत्रता है। तो बात समझ में आई होगी सशक्तिकरण भी क्या है। ये तो थे हमारे मानव विकास के 4 स्तंभ। दोबारा से समझिए, समता, सतत पोषणता, उत्पादकता और सशक्तिकरण। समता यानी समान अवसर मिले,
सतत पोषकता यानी कि अवसर निरंतर रहने चाहिए। ऐसे ना हो कि 5-10 सालों के लिए अवसर आया, बाद में उसको बंद कर दिया गया, आगे आने वाली भावी पीढ़ियां जो वंचित रह जाए। उत्पादकता यानी कि व्यक्ति की उत्पादकता में वृद्धि होनी चाहिए, उसके कार्यक्षमता में वृद्धि होनी चाहिए। कार्यक्षमता में वृद्धि होगी तब जाकर के वो व्यक्ति जो है अपनी इनकम में, आय में वृद्धि कर पाएगा, और आय उपागम उसका अगर बढ़ेगा तो वो व्यक्ति जो है देश के विकास में योगदान दे सकेगा। और चौथा जो हमारा सशक्तिकरण यानी कि अवसरों को चुनने की शक्ति और स्वतंत्रता। समझिए फ्रेंड्स, आप जो ये आपके पास में जब एग्जाम के टाइम ये क्वेश्चन आए तो आप इस प्रकार का एक डायग्राम जरूर बना के आइएगा कि मानव विकास के 4 स्तंभ जैसा मैंने हूबहू बना रखा है वैसा ही आपको कॉपी पेस्ट करके आना है। मतलब इस प्रकार से एक डायग्राम बनाना है और इसी प्रकार से इन पिलर को, इन स्तंभों को दर्शाने का कार्य करना आपको। अगर आप इस प्रकार से करते हैं तो आपकी कॉपी पर एग्जामिनर का इफेक्ट पड़ेगा। उसको एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ भी बच्चा कुछ अच्छा जानता भी है और बच्चे को जियोग्राफी जो सब्जेक्ट है उसका मतलब भी पता है कि जियोग्राफी सब्जेक्ट है क्या, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। मैं आपको पहले वीडियो में समझा चुका हूं। और जियोग्राफी रट्टा लगाने वाला सब्जेक्ट नहीं, इसके हर एक पहलू को, हर एक पॉइंट को अच्छे से समझने की जरूरत है। अगर समझोगे तो रट्टा लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यहां तक आपको बात समझ में आई होगी। तो आप इस प्रकार से थोड़ा डायग्राम जो है बना करके और समझा कर आइएगा ताकि आपका एग्जामिनर जो है अच्छे मार्क्स देने के लिए मजबूर हो जाए। बात करते हैं अपने कुछ आगे और। अभी मानव विकास के 4 स्तंभ पढ़ लिए हमने, अब बात करेंगे मानव विकास के उपागमों की। चलिए अभी अपनी नेक्स्ट बात करते हैं मानव विकास के उपागमों की। तो मानव विकास के जैसे 4 स्तंभ दिए गए थे उसी प्रकार मानव विकास के जो है 4 उपागम भी बताए गए हैं। उन उपागमों को समझने का प्रयत्न करते हैं एक एक करके और किस प्रकार से दिए हुए हैं। देखिए मानव विकास के उपागम बताए गए हमें कितने, 4। कौन कौन से हैं? हमारा 1 नंबर पर उपागम है आय उपागम, दूसरा है हमारा कल्याण उपागम, तीसरा है आधारभूत आवश्यकता उपागम और चौथा है हमारा अक्षमता उपागम। समझने का प्रयत्न कीजिएगा कि ये उपागम है क्या और किस प्रकार से है। आय उपागम, देखिए सबसे पहली बात तो ये कि जब शुरुआत की गई थी मानव विकास की या शुरुआत की गई थी विकास की, किसी देश के अगर विकास की बात होती थी तो उस टाइम ये देखा जाता था कि उस देश की आय में वृद्धि है या नहीं है। जिस देश की आय ज़्यादा वहाँ का विकास ज़्यादा माना जाता था। ये मैं आपको अच्छे से पहले भी वीडियो सेशन में बता चुका हूँ कि अगर आय ज़्यादा है तो उसका विकास भी, उस देश का विकास भी, उस देश के नागरिकों का विकास भी ज़्यादा ही माना जाता था। तो ये क्या है, आय उपागम बता रहा है कि एक तो ध्यान रखना, आपसे यूं भी पूछा जा सकता है कि सबसे पुराना या आधारभूत या बोले कि प्रमुख उपागम कौन सा है, तो इनमें सबसे प्रमुख उपागम किसको माना गया है, आय उपागम को। प्रमुख उपागम पूछे ना पूछे, ये पूछा जा सकता है कि सबसे पुराना उपागम कौन सा है, मानव विकास का सबसे पुराना उपागम कौन सा है। तो सबसे पुराना उपागम या सबसे सर्वप्रथम या पहले वाला 1 नंबर पर आने वाला उपागम कौन सा माना गया है, आय उपागम को। कि भी अगर व्यक्ति की आय में, व्यक्ति की अगर इनकम में वृद्धि होगी, व्यक्ति की अगर इनकम में वृद्धि होगी तो उसका डेवलपमेंट में भी वृद्धि होगी। डेवलपमेंट यानी कि विकास। अगर व्यक्ति की आय में वृद्धि होगी तो उसका विकास भी होगा, उसके विकास में भी वृद्धि होगी। अब समझना कैसे, अगर एक व्यक्ति जो है आवश्यकता से ज़्यादा या मान लेते हैं कि आवश्यकता के अनुसार इनकम कर रहा है, आय कमा रहा है, रुपये पैसा कमा रहा है, तो अब उसको जितनी आवश्यकता है उतना रुपया पैसा वो आसानी से कमा रहा है। अगर वो आसानी से कमा रहा है तो उसकी आधारभूत जितनी भी आवश्यकताएं हैं, उसको जो भी संसाधन की जरूरत है, जैसे छोटे मोटे संसाधन मान लेते हैं, घर में जरूरत पड़ती रहती है हमें, हमारे आस पड़ोस में इधर उधर आने जाने के लिए वो संसाधन अगर मान के चले तो उनकी भी आवश्यकता पड़ती रहती है। तो वो उन संसाधनों को क्या करेगा, आसानी से अपना सकता है, उन संसाधनों को आसानी से घर पे लेकर आ सकता है अगर उसके पास में रुपया पैसा है तो। अब अगर वो आवश्यकता से कम रुपया पैसा कमा रहा है, मान लेते हैं एक व्यक्ति को दिन में जो है 500 रुपये की आवश्यकता है, घर खर्चा चलाने के लिए उसको 400-500 रुपये की आवश्यकता है। अगर वो 400-500 की जगह दिन में इनकम कर रहा है अपनी 200 रुपये, तो क्या वो अपना विकास कर पाएगा? नहीं भाई, कर्जे में डूबता जाएगा। घर में जो उसका खर्चा आ रहा है वो 500 या 400 रुपये का आ रहा है, लेकिन वो दिन में कमा कितने रहा है, 400 रुपये कमा रहा है, तो वो अपना विकास कहाँ से कर लेगा? अपोजिट हो जाएगा इसका। वो क्या करेगा, विकास तो होगा नहीं, उसकी बजाय वो नीचे 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 और जाता जाएगा, यानी गरीब और होता जाएगा। इधर उधर से कर्जा लेगा अपना घर बार चलाने के लिए, फिर वो कर्जा भरेगा, वो भरने के लिए ब्याज देगा, इस प्रकार से वो क्या करता जाएगा, और नीचे जाता जाएगा। तो इस प्रकार ये बताया गया है कि एक व्यक्ति का सबसे आधारभूत उपागम किसको माना गया है, आय उपागम को। अगर उसकी इनकम में वृद्धि होगी तो उसका डेवलपमेंट अपने आप ही हो जाएगा। अगर उसके पास में रुपया पैसा है तो अच्छे से शिक्षा भी ग्रहण कर लेगा, रुपया पैसा है तो अच्छा स्वास्थ्य सुविधा भी ले लेगा, रुपया पैसा है तो संसाधन भी ले लेगा। रुपया पैसा ही है सब कुछ। अगर रुपया पैसा है, उसके पास में इनकम है, तो वो शिक्षा भी ले सकता है, हाई एजुकेशन ले सकता है। अगर रुपया पैसा है तो वो अपना अच्छी सुख सुविधाएं भी ले सकता है, अच्छा स्वास्थ्य भी ले सकता है, अच्छा मेडिसिन ले सकता है, बड़े बड़े हॉस्पिटलों में जाकर अपना
इलाज करवा सकता है अगर उसे कोई किसी प्रकार की प्रॉब्लम है तो। अगर रुपया पैसा है तो वो क्या कर सकता है, हर प्रकार के संसाधनों तक उसकी पहुंच होगी, हर प्रकार के संसाधन लेकर के आ सकता है जो कि उसको जीवन जीने के लिए उपयोगी है, या फिर जो कि उसके घर खर्चे के लिए मान सकते हैं, या फिर जो कि यूँ मान सकते हैं कि उसको अपने कारोबार या बिजनेस चलाने के लिए जो संसाधन उपयोगी है वो भी आसानी से लेकर आ सकता है अगर उसके पास में रुपया पैसा यानी कि आय है तो। समझ में आया होगा कि किस प्रकार आय जो है व्यक्ति के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है। अगर इनकम होगी तो मानव का विकास अपने आप ही हो जाएगा। दूसरे उपागम की बात करते हैं, कल्याण उपागम। कल्याण शब्द से पता चल रहा है कि ऐसे उपागम जिससे समाज का कल्याण हो। अब जैसे कौन कौन से, शिक्षा। अब अगर शिक्षा सभी को मिलेगी तो इससे क्या होगा, कल्याण ही तो होगा। कल्याण का मतलब वो शिक्षा अच्छे से ग्रहण करेगा और जब उसके पास में अच्छी शिक्षा आएगी तो अपना आसानी से जो है अपना विकास कर पाएगा। तो ये शिक्षा जो है वो कल्याण का उपागम है। दूसरा, स्वास्थ्य। अच्छा स्वास्थ्य होगा तो आसानी से वो क्या कर सकता है, अपना डेवलपमेंट कर सकता है, अपना विकास कर सकता है। सामाजिक सुरक्षा मिलेगी उसको, समाज के अंदर कोई डर के रहने की जरूरत नहीं है भी मेरे को रात को मेरे घर पर चोरी हो जाएगी या मेरे को रात को किसी के द्वारा मार दिया जाएगा या चोट पहुंचा दी जाएगी, इस प्रकार से कोई डर नहीं है उसको। अपने देश से डर नहीं है, अपने राज्य से डर नहीं है, या पड़ोसी देश से डर नहीं है। हमारे देखो बॉर्डर पर हमारे जो सैनिक इसलिए तैनात किए जाते हैं ताकि हमें जो है सामाजिक सुरक्षा मिल सके। तो इस प्रकार से क्या है कि व्यक्ति को जब सामाजिक सुरक्षा मिलेगी, उसको हर तरफ से स्वतंत्रता मिलेगी, इधर उधर आने जाने के लिए उसको कोई घबराहट नहीं रहेगी भी मैं कहीं पर घर से बाहर जा रहा हूं तो मेरे को किसी प्रकार का खतरा है। तो इस प्रकार से जैसे क्या है, अगर व्यक्ति को सामाजिक सुरक्षा मिलेगी तो कहीं भी किसी भी टाइम जो है आ जा सकता है और अपना रोजगार का साधन जो है आसानी से प्राप्त कर सकता है, और रोजगार का साधन मिलेगा तो उसका विकास भी, डेवलपमेंट भी आसानी से हो जाएगा। स्वास्थ्य अच्छा मिलेगा तो अच्छा स्वास्थ्य होगा तो वो कोई ना कोई कार्य करेगा और उससे उसका डेवलपमेंट होगा। शिक्षा अच्छी मिलेगी तो उसके सामने बहुत सारे विकल्प खुल जाएंगे। उसको पता है मैं एजुकेट हूँ, उसको पता होगा, उसको नॉलेज होगा, उसकी मानसिक बुद्धि जो है, तर्क क्षमता जो है वो सबसे ज़्यादा काम करेगी एक शिक्षित व्यक्ति की। तो किधर ना किधर कोई ना कोई तो जुगाड़ बना ही लेगा, यानी कि विकास कर ही लेगा। और सुख साधन, यानी कि एक व्यक्ति कब डेवलपमेंट करता है, कब उसका विकास होता है, जब उसको सुख साधन मिलते हैं हर प्रकार के, कि उसको मनोरंजन के साधन होने चाहिए, उसको इधर उधर आने जाने के लिए संसाधन होने चाहिए, उसको हर प्रकार से जो भी उसके नॉर्मल उसकी फैमिली में जो संसाधनों की आवश्यकता होती है वो उसके पास में होने चाहिए। बात कर लेते हैं अपने आगे वाले उपागम की। शायद समझ में तो आया होगा आपको कि आय उपागम क्या था, कल्याण उपागम क्या था। आय उपागम यानी कि इनकम में वृद्धि तो डेवलपमेंट में भी वृद्धि। कल्याण यानी कि ये कल्याणकारी कार्यक्रम यानी कि जो शिक्षा है वो मिले, स्वास्थ्य मिले, सामाजिक सुरक्षा मिले और सुख साधन मिले तो उस देश के नागरिक का विकास आसानी से होगा जब उसको शिक्षा मिलेगी, स्वास्थ्य मिलेगा और सामाजिक सुरक्षा और सुख साधन मिलेंगे। तो तीसरे की बात कर लेते हैं, एक आधारभूत उपागम। ये मानव है, हमने एक छोटा सा मानव बनाया बहुत सुंदर सा। तो इस मानव की बात करें हम लोग, आधारभूत आवश्यकता उपागम। ये आधारभूत आवश्यकता है कौन सी, ये है व्यक्ति की 6 नीड्स, 6 आवश्यकताएं जो सबसे ज़्यादा जरूरी है व्यक्ति को। 6 नीड्स या 6 आवश्यकता, आप हिंदी में लिख लीजिएगा। 6 आवश्यकताएं कौन कौन सी है कि व्यक्ति को शिक्षा मिले, आधारभूत आवश्यकता समझना कि जो व्यक्ति के विकास करने के लिए उसका आधार माना जाता है, उसकी नींव मानी जाती है। कि एक व्यक्ति का, जैसे हम लोग घर बनाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं तो सबसे पहले उस घर की, उस बिल्डिंग की नींव रखना जरूरी होती है। उसी प्रकार एक मानव के विकास के लिए सबसे पहले उसकी नींव जरूरी है, मतलब उसका आधार स्तंभ जरूरी है। तो वो आधारभूत जो चीज़ें जो होनी जरूरी ही है हर हाल में, किसी भी कंडीशन में, तो कौन कौन सी है। एक नंबर पर शिक्षा, स्वास्थ्य, उसे अच्छा भोजन मिले, उसे जलापूर्ति मिले, यानी कि उसके पास में जल की कमी ना हो, चाहे वो सिंचाई करे, चाहे वो उद्योग धंधा स्थापित करे, चाहे वो घर के कोई भी कार्य करे, घरेलू कार्य करे, उसके लिए उसे स्वच्छता मिले और उसे आवास भी मिले, यानी कि अच्छा रहने का स्थान भी मिले। ऐसे ना हो कि वो गंदगी के अंदर पड़ा है, कहीं पर छोटी झुग्गी बस्तियों के अंदर पड़ा है। जैसे आप मुंबई जैसी मेगा सिटी के अंदर देखते हो कि मुंबई जैसे महानगर के अंदर गंदी बस्तियाँ बनी होती है। जो गंदी बस्ती नाम से अपने एक आगे चैप्टर भी आएगा हमारा, प्राथमिक द्वितीय तृतीय गृह, वहाँ पर हम पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझाएंगे कि वो क्या है। एक बार इतना याद रखना, हम लोग जैसे आपको एक छोटा सा चलो बता ही देता हूँ, हम लोग कई बार पिक्चर वगैरह देखते हैं, फिल्म का सीन वगैरह देखते हैं, तो उसमें जो गरीब लोग हैं, जो गरीब तबके के लोग होता है, उस पिक्चर के अंदर उनका सीन जो क्रिएट किया जाता है वो एक बहुत ही गंदी बस्ती से किया जाता है। कि वहाँ पर जो है, जो आपका जो एक्टर है या जो आपकी हीरोइन जो है, उसको कई बार उस बस्ती से जुड़ा हुआ दिखाया जाता है कि वो एक छोटे से घर के अंदर रह रही है, या फिर जो झुग्गी झोंपड़ियाँ जो होती है वहाँ पर रह रही होती है, और आसपास में कोई साफ सफाई नहीं होती है, एकदम मतलब छोटे छोटे घर बने होते हैं और बहुत सारी जनता रहती है, तो होती है गंदी बस्तियाँ। यानी कि ऐसा आवास न मिले उसे कि उसका विकास रुक जाए,
ऐसा आवास ना मिले कि उससे उसका विकास रुक जाए। उसका आवास अच्छा होना चाहिए, रहने का स्थान अच्छा होना चाहिए, अच्छा बड़ा, जितने उसको आवश्यकता है उतना घर उसके पास में पर्याप्त मात्रा में उसे मिलना चाहिए। स्वच्छता मिलनी चाहिए, गंदगी में न पड़ा रहे वो। अगर स्वच्छता मिलेगी तो उसका स्वास्थ्य अपने आप ही सुधरेगा। जलापूर्ति होनी चाहिए, उसको जल की कमी नहीं मिलनी चाहिए। अगर जल की कमी होगी तो उसको बहुत सारे रोग जो है घेर लेंगे, यानी कि वो अपना विकास किसी प्रकार से नहीं कर पाएगा। अगर जल की कमी है तो वो सिंचाई नहीं कर पाएगा, खेतीबाड़ी नहीं कर पाएगा, या फिर कोई उद्योग धंधा स्थापित नहीं कर पाएगा, या घरेलू कार्य भी नहीं कर पाएगा। भोजन अच्छा मिलना चाहिए। अगर पौष्टिक भोजन मिलेगा तो उसका स्वास्थ्य बेटर रहेगा, और जब स्वास्थ्य बेटर रहेगा तो आसानी से शिक्षा ग्रहण करेगा, और जब वो आसानी से शिक्षा वगैरह ग्रहण करेगा तब जाकर के उसका डेवलपमेंट आसानी से होगा। तो समझना एक और, यहाँ पर एक छोटा सा हमने लिखा है ILO। ये ILO है क्या? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो कि इन 6 आधारभूत आवश्यकताओं को देने की बात करता है, वो है आपका इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसका ये आप चिन्ह भी देख सकते हो कि इसका लोगो क्या है, वो लोगो भी देख सकते हो, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ओके फ्रेंड्स, तो ये है जो व्यक्ति को 6 आधारभूत आवश्यकताएं देने का कार्य करता है। ये उपागम, आधारभूत आवश्यकता उपागम जो है, ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है, ये ILO है। इसी का ही कार्य है कि ध्यान रखें कि एक व्यक्ति को शिक्षा, एक व्यक्ति को स्वास्थ्य, एक व्यक्ति को भोजन, एक व्यक्ति को जलापूर्ति, एक व्यक्ति को स्वच्छता, एक व्यक्ति को आवास, ये 6 आवश्यकताएं जो है उसकी मूलभूत आवश्यकताएं, ये उसको मिल रही है नहीं मिल रही, तो ये करने का कार्य कौन करता है? ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। फुल फॉर्म अच्छे से याद रखिएगा, आपसे पूछी जा सकती है। लास्ट हमारा बचा उपागम, अक्षमता उपागम। वही बात फिर से ध्यान रखना है, तो अलग से ये नोट लगा के लिख लेना कि ये क्षमता उपागम को देने वाले थे कौन। तो आपको मैंने पढ़ाया था अमर्त्य सेन और महबूब उल हक के बारे में। तो ये जो अमर्त्य सेन थे, जो भारत से हमारे डॉक्टर अमर्त्य सेन जो थे, जो कि उनके सहयोगी थे महबूब उल हक के, उन्हीं की बात की जा रही है। आपको स्क्रीन पर फिर एक बार इमेज चलती हुई दिख रही होगी, आप फिर से देख लीजिएगा कि अमर्त्य सेन आपके है कौन से। तो ये है आपके अमर्त्य सेन, जिन्होंने क्या है? अक्षमता नामक उपागम दिया था। यानी अक्षमता नामक उपागम के जनक माना जाएगा किसको? अमर्त्य सेन को। अक्षमता नामक उपागम देने वाले कौन है? अमर्त्य सेन है। ये क्या बोलते हैं कि एक व्यक्ति की कैपेबिलिटी बढ़नी चाहिए तो उसकी इनकम भी बढ़ेगी। कैपेबिलिटी यानी कि उसकी क्षमता, अगर उसकी क्षमता बढ़ेगी, उसकी कार्य करने की क्षमता बढ़ेगी, वो अगर तैयार होगा हर एक कार्य को करने के लिए, शिक्षा को पाने के लिए, अपना स्वास्थ्य सुधारने के लिए, यानी कि हमने पढ़ा भी था पहले भी, शिक्षा, स्वास्थ्य और संसाधन तक उसकी पहुंच होगी, इन सब के लिए वो तत्पर रहेगा, वो तैयार रहेगा, उसके अंदर पावर है, उसके अंदर क्षमता है, तब जाकर के ये जो है व्यक्ति जो है, मानव जो है, अच्छे से अपना विकास कर पाएगा। और अगर मानव का विकास होगा तो उस देश का, उस राज्य का आसानी से विकास हो सकता है, और वो जो है सर्वोच्च शिखर के अंदर भी आ सकता है। ओके फ्रेंड्स, तो आपको समझ में आए होंगे आय उपागम क्या है, कल्याण उपागम क्या है, आधारभूत आवश्यकता उपागम क्या है, और क्षमता उपागम क्या है, जैसा कि बोर्ड पर हमने लिखा भी है, और आप इसी प्रकार नोट भी कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो आज के वीडियो सेशन में इतना ही। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे HDI क्या है और HPI क्या है, उसकी फुल फॉर्म, और उसको अच्छे समझने का प्रयत्न करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड के साथ में। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।